गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है पुष्पांजलि सिंह और एग्री सक्सेस पॉइंट जयपुर में आज आपका स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे वीट साइंस। कल हमारा जो वीट साइंस का था वो फर्स्ट चैप्टर था। आज हम शुरू कर रहे हैं वीट साइंस का जो हमारा सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वीट साइंस का जो सेकंड चैप्टर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। आज आपके लिए वो पॉइंट्स लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे जाते रहे हैं, या मैं बोल सकते हैं कि जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इल्ड रिडक्शन ड्यू टू द वीड्स, यानी कि आपके जो खरपतवार है या जो वीड्स हैं उनसे होने वाला जो इल्ड में अपनी जो क्रॉप्स की जो उपज है या इल्ड है उनमें कितना तक रिडक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करें राइस की, यानी कि चावल की। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो चावल है उसमें आप वीड्स या खरपतवारों की वजह से कितना तक जो अपनी उपज है वो रिडक्ट होती है। वो होती है बच्चों 40%, कई जगह आपको मिलेगा देखने को 41%। तो आपको सिर्फ इसका जो थोड़ा सा जो आइडिया है 40% या 41% के अराउंड आपको रखना है। फिर अगर हम बात करें डायरेक्ट सीडेड राइस DSR टेक्निक, जो कि इस बार सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि इस बार जित राइस की जो सोइंग हो रही है बच्चों वो सबसे ज़्यादा कौन सी टेक्निक से हो रही है, वो आपकी हो रही है DSR टेक्निक से। क्योंकि लेबर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ट्रांसप्लांटिंग इस बार राइस की हो नहीं पाई है। तो जो भी आपकी गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट हुई या पंजाब गवर्नमेंट हुई, क्योंकि वो जो मेजर जोन, अगर हम राइस की बात करें कि सबसे ज़्यादा राइस ग्रो कहाँ होता है अगर नॉर्थ इंडिया में, तो अपना हरियाणा और पंजाब है। तो वहाँ पे इस बार जो गवर्नमेंट जो रिकमेंड कर रही है, इसके अलावा जो भी लीडिंग इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं डायरेक्ट सीडेड राइस का, यानी कि विदाउट ट्रांसप्लांटिंग किए हुए आप जो चावल है वो डायरेक्ट आप फील्ड में ग्रो करो, जिससे लेबर भी, क्योंकि लेबर भी कोरोना की वजह से अवेलेबल नहीं हो पा रही है। और जो दूसरा मेन रीज़न है डायरेक्ट सीडेड राइस पे जाने का, वो ये है कि इसमें पानी की है वो काफ़ी बचत होती है। पर साथ में जो DSR है उसका सबसे बड़ा हम डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो DSR जो राइस है उसके साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे इल्ड रिडक्शन का। क्योंकि इस बार जो अपनी जो सोइंग है वो DSR के थ्रू हो रही है, तो हो सकता है कि DSR पे क्वेश्चन जो पूछने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा है, चाहे फिर वो आपकी वैरायटी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी DSR से संबंधित क्वेश्चन हो। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, DSR में जो डायरेक्ट सीडेड राइस जो हम लगाते हैं उसमें जो इल्ड का रिडक्शन होता है वो खरपतवारों की वजह से 70 से 80% तक होता है। अगर हम बात करें चावलों की, किसकी बात करें बच्चों, हम बात करें अगर चावलों की, तो अगर राइस की सबसे जो मेजर हम पढ़ रहे हैं खरपतवारों के बारे में, तो बच्चों जो राइस का सबसे मेजर खरपतवार है वो आपको ध्यान में रखना है, जो आइकिनक्लोवा स्पीसीज। मैं ना बोर्ड पे इसका नाम लिख देती हूँ। आइकिनक्लोवा स्पीसीज जो है वो है आपका चावलों का मेजर खरपतवार, यानी कि इसकी वजह से बहुत सारी जो इल्ड का रिडक्शन है चावलों में देखने को मिलता है। एक तो है आइकिनक्लोवा स्पीसीज हो गया आपका, दूसरा जो आपका राइस का जो मेन है वो है आपका साइप्रस रोटंडन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, नट ग्रास। देखो ये आज वाले जो सारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैं पढ़ाने वाली हूँ जो आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे DSR के बारे में पढ़ रहे थे, डायरेक्ट सीडेड राइस। डायरेक्ट सीडेड राइस में खरपतवारों की वजह से 70 to 80% तक इल्ड का रिडक्शन हुआ है, और ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। फिर अगर हम चावलों के मेन खरपतवारों की बात करें तो वो है बच्चों आपकी आइकिनक्लोवा स्पीसीज, और अगर दूसरा बात करें तो हम दूसरा है साइप्रस रोटंडन्स, जिसको हम बोल देते हैं नट ग्रास, जो कि एक क्या है, सेज है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या है, मोनोकोट है, डाइकोट है या किस तरीके का है। तो ये एक सेज है, यानी कि ना तो ये ग्रास है ना ये ब्रॉड लीफ वीड है। इसको जो कैटेगराइजेशन इसका जो करा गया वो सेज में करा गया, ये जो कि एक बीच वाला इसका वो होता है। अगर हम मोनोकोट की बात करें या फिर ब्रॉड लीव्स की बात करें या डाइकोट्स की, तो जो सेज कैटेगरी है आपका जो साइप्रस रोटंडन्स है वो करता है इससे बिलोंग। साइप्रस रोटंडन्स को हम क्या बोलते हैं, नट ग्रास भी बोलते हैं। फिर हम बढ़ते हैं वीट की तरफ। अब वीट है जो गेहूं है, गेहूं में कितना प्रतिशत तक जो है खरपतवारों की वजह से रिडक्शन होता है बच्चों, करीबन 15 to 30% जो रिडक्शन है वो आपका जो गेहूं में किसकी वजह से होता है, खरपतवारों की वजह से होता है। फिर चलते हैं शुगर बीट की तरफ। शुगर बीट यानी कि
इसकी वजह से चुकंदर में कितना % तक रिडक्शन होता है, 70.3। फिर बात करते हैं हम कैरेट की। ये आपको जो लिस्ट है वो ऐसे कि ऐसे याद करनी पड़ेगी। इसमें जो DSR है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस बार DSR टेक्निक से जो चावल है उनका सोइंग की जा रही है। फिर दूसरी बात करें, अपन को सबसे ध्यान में यहाँ पे रखना है, सबसे ज़्यादा खरपतवारों से नुकसान होता है वो फसलें कौन सी है बच्चों, वो आपकी कैरेट है और शुगर बीट है। तो आपको परसेंटेज यहाँ पे ध्यान रखना है। जो वीट है वो अपना आपको पता है कॉमन क्रॉप है, तो साथ में आपको जो वीट है, वीट के बारे में भी आपको पढ़ना है कि खरपतवारों की वजह से वीट में कितना नुकसान होता है। मैंने एक शॉर्ट टेबल फॉर्म में आपको इसको बता दिया है और आप इनको सारे एग्जाम आपके पास है, तो इस वजह से आप सारे देख लेना, आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं वीड थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ। देखो बच्चों, जैसे खरपतवारों की अगर बात करें, हमने कब से हम पढ़ रहे हैं कि जो खरपतवार होते हैं वो क्रॉप के लिए सही नहीं होते, या क्रॉप की जो इल्ड में जो रिडक्शन होता है या उपज जो प्रभावित होती है वो खरपतवारों की वजह से, वीड्स की वजह से होती है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे वीड थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ, यानी कि कौन से वीड की वजह से, खरपतवारों की वजह से कौन सी जो प्रॉब्लम है वो ह्यूमन हेल्थ के हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रॉस्पी डिजीज। आप सबने सुना हुआ है ड्रॉस्पी डिजीज के बारे में कि ड्रॉस्पी डिजीज है वो किससे होती है। सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि ड्रॉस्पी डिजीज किससे होती है। तो बच्चों, ड्रॉस्पी डिजीज होती है मैक्सिकन पॉपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आर्जिमोन मैक्सिकाना जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिकन पोपी बोलते हैं, उसी की वजह से ड्रॉस्पी डिजीज होती है। और ये रिपोर्ट की गई थी दिल्ली में, काफ़ी लोगों की इससे जान तक चली गई थी ड्रॉस्पी डिजीज से, क्योंकि जो ड्रॉस्पी डिजीज के जो सीड्स थे, आर्जिमोन मैक्सिकाना को हम हिंदी में बोलते हैं सत्यानाशी। जो सत्यानाशी वाला जो खरपतवार है उसके जो सीड्स थे वो क्या हुआ, जो हमारी मेन क्रॉप है मस्टर्ड यानी सरसों की क्रॉप के साथ मिक्स हो गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान तक चली गई थी। तो ये वही डिजीज़ है जो कि दिल्ली में रिपोर्ट करी गई थी। तो हम बात करें ड्रॉस्पी डिजीज़, अगर इसके सीड मिक्स हो जाए किसके साथ, सरसों के सीड के साथ, तो इससे क्या हो सकती है बच्चों, इससे ना डेथ भी हो सकती है और ब्लाइंडनेस। डेथ, ड्रॉस्पी डिजीज है वो डेथ भी कॉज कर सकती है, प्लस साथ ही साथ में ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग। तो जो ड्रॉस्पी डिजीज है वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, या हम बोल सकते हैं खतरनाक डिजीज है, जिसका कौन कारण है, वीड है। दूसरे हम डिजीज की बात करें, हाई फीवर, ये आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। हाई फीवर यानी कि तेज बुखार, तो इसके लिए कौन से वाले वीड रिस्पॉन्सिबल है, वो आपके हैं एम्ब्रोसिया फ्रेंसेरिया, जो आपकी स्पीसीज है वो है, और इससे कई बार अस्थमा भी ये कॉज करते हैं। अगर हम बात करें एम्ब्रोसिया और फ्रेंसेरिया, तो ये अस्थमा भी करते हैं और ये हाई फीवर के लिए जिम्मेदार है। फिर जो थर्ड जो हमारी कैटेगरी है वो डर्मेटिटिस। अगर हम बात कर रहे हैं डर्मेटिटिस, तो डर्मेटिटिस का मीनिंग होगा ऐसी प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड है स्किन से, क्योंकि यहाँ पे आप वर्ड को अगर आप ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा हुआ है डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आप अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, अगर उसका जो मेन जो रूट वर्ड है वो जान लोगे तो आपको थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, खासकर वो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से है। तो अगर डर्मा का मतलब होता है स्किन, तो डर्मेटाइटिस जो डिजीज है वो रिलेटेड है किसकी, आपकी जो स्किन या त्वचा से रिलेटेड डिजीज है। अगर डर्मेटाइटिस की बात करें तो जो पार्थेनियम स्पीसीज है और एम्ब्रोसिया स्पीसीज, ये जो दो स्पीसीज है वीट की, ये हमारे त्वचा से रिलेटेड जो नुकसान है वो करती है। तो ये हम पढ़ रहे हैं वीट थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ। फिर बात करेंगे इचिंग की और इन्फ्लेमेनेशन की। इचिंग यानी कि खाज, खुजली, या इन्फ्लेमेनेशन। इन्फ्लेमेनेशन का मतलब होता है कि कोई भी जलने से रिलेटेड जो कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें इन्फ्लेमेनेशन हो गया है, या जो त्वचा की डिजीज है जिसपे थोड़ा जलने जैसे निशान से हो गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एलर्जी हो गई है। यूट्री का स्पीसीज किसके लिए स्पेशली, वो है इचिंग और इन्फ्लेमेनेशन के लिए। बात करें हम स्लीपिंग सिकनेस की, ये क्वेश्चन आपके पीएचडी में एमएससी एंट्रेंस में बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज है उसके लिए कौन सा वीड रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए ब्रश वीड है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। मैंने यहाँ पे आपको पूरा टेबल फॉर्म तैयार कर दिया है, सिर्फ आपको यहाँ पे कौन सी वीड है और वो किस तरह की बीमारी क्रिएट कर रहा है, या किस तरह की ह्यूमन पे प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर रहा है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। फिर अगर बात करें हम येलो फीवर, तो येलो फीवर के लिए साल्विनिया स्पीसीज और पिस्टिया स्पीसीज, ये स्पीसीज है
ये ऑल्सो किसकी स्पीसीज है बच्चों, वीड की स्पीसीज है जो साल्विया पिस्टिया है, यानी कि जो वाटर वाले एरियाज वाले जो वीड है, एक्वेटिक वीड जिसको हम बोलते हैं, जो एक्वेटिक कंडीशन में लगते हैं वो गई। अब ये सारे के सारे आप है एज इट इज इसको पढ़ लेना। नोट एफ सी फ्लाई कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब आपको एक क्वेश्चन और ये ध्यान में रखना है, राजस्थान के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि ड्रॉस्पी डिजीज जो कि मैक्सिकन पॉपी या फिर अर्जिमोन मैक्सिकाना की वजह से होती है, तो उसका वाहक या उसका वेक्टर कौन है, तो उसका जो वेक्टर है वो सी फ्लाई है। ये जो सी करके जो मधुमक्खी है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का क्या है बच्चों, वो है इसका वेक्टर। अब चलते हैं एनिमल हेल्थ प्रॉब्लम। जैसे हमने बात करी कि जो खरपतवार है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, साथ ही में जैसे कि हम बात करें कि एनिमल्स है यानी जो भी पशु है उनके हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंटाना कैमेरा। लेंटाना कैमेरा जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये वो वीड है जो कि पेरेनियल वीड की श्रेणी में आता है, यानी कि जिसको अपने ग्रोथ के लिए या हम बोल सकते हैं कि जिसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मोर देन 2 ईयर्स चाहिए। तो लेंटाना कैमेरा आप यहाँ से ध्यान रखना, आप चीज़ों को ना कनेक्ट करना सीखो ताकि आपको एग्जाम्स में ये चीज़ें हेल्पफुल रहे। लेंटाना कैमेरा की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी और जॉन्डिस पशुओं में हो जाता है। जॉन्डिस का मतलब है पीलिया, और अगर अपन हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज भी ऐसी है जिसमें जो पशु है वो काफ़ी हद तक बीमार रहने लग जाते हैं, उनका सलाइवा गिरने लग जाता है, इनमें पशुओं में बुखार आ जाता है। अगर वो बाय चांस ग्रेजिंग कर रहे हैं, जैसे कि एनिमल्स है उनको खाली एरियाज में छोड़ दिया जाता है, लैंड में छोड़ दिया जाता है, अगर आपका लेंटाना कैमेरा के किसी भी तरीके से सीड उनमें चले गए या प्लांट उन्होंने कंजप्शन कर लिया है तो हाइपर सेंसिटिविटी और जॉन्डिस होता है। और इसी के साथ ये चीज़ भी ध्यान में रखना, हमने जैसे पहले ही पढ़ा था जो लेंटाना वीड है वो कहाँ का वीड है, वो क्रॉपिंग एरिया या फिर क्रॉप्ड लैंड का वीड नहीं है। लेंटाना कैमेरा वीड है वो है नॉन क्रॉप्ड एरिया, या फिर हम कह सकते हैं जो खाली जगह पड़ी है या बैरन लैंड पड़ी है, ये जो फील्ड पड़े हैं लेंटाना कैमेरा ज़्यादातर उधर होता है। यानी कि ये कौन सी वाले की श्रेणी में आते हैं, ऑब्लिगेट वीड नहीं है। ये कौन सा वीड है बच्चों, ये वीड है फैकल्टेटिव वीड। इसके अलावा हम लेंटाना कैमेरा को नॉक्सियस वीड भी बोलते हैं। अब बच्चे नॉक्सियस वीड क्या होता है, नॉक्सियस वीड उन वीड को बोला जाता है जिनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी ऐसे वीड अगर जो एक बार जो फैल गए हैं तो उनका जो कंट्रोल है वो बहुत मुश्किल से होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ना के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो वीड्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कंट्रोल करने के लिए, जिनका मैनेजमेंट नहीं हो सकता, वो नॉक्सियस वीड है। और आपका जो लेंटाना कैमेरा हुआ या फिर पार्थेनियम हुआ, ये एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, ये भी एग्जाम्पल आपके नॉक्सियस वीड के। तो हमने पढ़ा लेंटाना की वजह से पशुओं में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बात करें हम रोडोडेंड्रोन की। अब हम बात करें रोडोडेंड्रोन, जो रोडोडेंड्रोन आपकी स्पीसीज है उसकी वजह से डायरिया होता है पशुओं में। डायरिया जिसमें पतले दस्त जिसमें पशुओं के लगने शुरू हो जाते हैं उसको, वो वाली जो कंडीशन होती है डायरिया होती है। डायरिया क्या है, एक तरीके की बैक्टीरियल डिजीज है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रोडोडेंड्रोन डायरिया के लिए जिम्मेदार है। प्लस हम बात करें मेलियोलोटस स्पीसीज, मेलियोलोटस स्पीसीज है वो है बच्चों आपकी एंटी ब्लड कोगुलेंट। ये आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो मैंने आपके एनिमल थ्रेड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे मैंने आपको उन्हीं 3 के बारे में बताया है। ये तीनों के तीनों हाइपर सेंसिटिविटी भी एग्जाम्स में पूछा हुआ है, प्लस आपका जो ये एंटी ब्लड कोगुलेंट है ये भी आपका एग्जाम से प्रीवियस जो आपके एग्जाम्स थे उनमें ये भी पूछा जा चुका है। तो आपको मैंने आज का जो लेक्चर है सारा जो टेबल फॉर्म में है, सिर्फ आपको एज इट इज़ सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही पढ़नी है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। अब बात करें मेडिसिनल वैल्यू ऑफ वीट। देखो जिस तरीके से हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड्स होता है तो उसी तरीके से एक नेगेटिव साइड होता है। अगर कोई भी किसी भी चीज़ की बात करें, अगर वो नुकसान पहुंचा रही है तो डेफिनेटली है कि उसके कुछ फ़ायदे भी ज़रूर होंगे। जिस तरीके से वीड के प्रोज एंड कॉन्स अगर बात करें उसका नेगेटिव साइड और उसका पॉजिटिव साइड, जिस तरीके से हमने नेगेटिव साइड उसका पढ़ा कि वीड या खरपतवारों की वजह से कि इंसानों पे या ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, प्लस जो पशुओं पे है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब फिर हम बात करते हैं वीड्स के पॉजिटिव साइड की, यानी कि वीड्स खरपतवार है उनका पॉजिटिव साइड है, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिनल वैल्यू ऑफ वीड्स। बच्चों जो खरपतवार होते हैं
उनमें कुछ औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। अब हम उन मेन जो मुख्य हमारे जो खरपतवार है हम उनके बारे में पढ़ेंगे जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ है वो बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले हम बात करें ल्यूकस एस्पेरा। ये एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है कि जो ल्यूकस एस्पेरा जो वीड है वो किसके लिए यूज़ होता है। तो बच्चों वो यूज़ होता है यूज्ड अगेंस्ट स्नेक बाइट। अगर सांप काट जाता है या फिर स्नेक बाइट के जो अगेंस्ट जो वीड मतलब काम करता है, जिस वीड में औषधीय गुण है जो इसके अगेंस्ट काम करता है, वो वीड है आपका ल्यूकस एस्पेरा। यानी कि वीड का नेगेटिव साइड के साथ में वीड का पॉजिटिव साइड भी अब हमको पढ़ना है, वो पॉजिटिव साइड्स। बात करें हम स्ट्राइगा स्पीसीज, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्राइगा की अपने फोटो भी देखी है, हमने पढ़ा भी है कि जो स्ट्राइगा स्पीसीज है ये किसके लिए, ये फॉर डायबिटिक पेशेंट ट्रीटमेंट। जो डायबिटीज से रिलेटेड यानी मधुमेह से ग्रसित जो लोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके उपचार के लिए जो आपकी वीड है वो है आपका स्ट्राइगा स्पीसीज है, वो हेल्पफुल रहता है। फिर हम बात करते हैं फाइलेंथस निरूरी की। फाइलेंथस निरूरी यूज किस में होता है, फॉर ट्रीटिंग जॉन्डिस, यानी जो पीलिया जो बीमारी है या हम बोलते हैं जो पीलिया डिजीज है उसमें फाइलेंथस निरूरी है वो उसकी सहायता काफ़ी जो ट्रीटमेंट है वो उसकी सहायता से किया जाता है। फिर बात करें आर्जिमोन मैक्सिकाना। हम इतनी देर तक पढ़ रहे थे कि आर्जिमोन मैक्सिकाना की वजह से ड्रॉस्पी डिजीज होती है जिसकी वजह से ह्यूमन डेथ और ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। तो इसके साथ ही आर्जिमोन मैक्सिकाना का जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि क्यूरिंग स्किन डिसऑर्डर, यानी आपकी जो स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको क्योर करने में आर्जिमोन मैक्सिकाना काफ़ी हेल्प करता है। तो ये हुआ जो वीड है उनकी हम बोल सकते हैं मेडिसिनल वैल्यू ऑफ वीट। जो आप पीछे आप जो इमेज देख पा रहे हो बच्चों, वो इमेज है कैनाबिस प्लांट। जो कैनाबिस होता है वो भी आपका एक औषधीय गुण वाला पौधा है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो पौधा है जिसका मैं नाम लिखती हूँ कैनाबिस, जो कैनाबिस स्पीसीज है ये भी क्या है, कैनाबिस स्पीसीज, ये भी आपका औषधीय गुण वाला पौधा है। कैनाबिस स्पीसीज से भी मेडिसिनल जो ट्रीटमेंट है वो इससे किया जाता है, मेडिसिनल पौधा है। ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इनके अलावा आपको है कैनाबिस भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करें बेनिफिट ऑफ डैंडेलियन। ये अगर हम डैंडेलियन जो वीड है इसकी बात करें, डैंडेलियन जो बच्चों तो डैंडेलियन जो वीड है ये हालांकि एग्जाम्स में ये पूछा गया, मैंने ये वहाँ से उठाया है क्योंकि एक बार है अपने 1.5 से 2 साल पहले एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था जो डैंडेलियन है वो वीड है वो मेडिसिनल पौधा है या नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है जो डैंडेलियन है वो कुछ इस तरीके का वो दिखता है, येलो कलर का। ये जो वीड है एक्चुअली प्लांट नहीं है, वीड है। ये जो वीड है इसके भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है और इसके जो अगर हम फ़ायदे पढ़ें तो फ़ायदे इसके ये हैं कि काफ़ी न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें, साथ ही डाइजेशन इम्प्रूव करता है और ये जो लीवर का जो प्रॉब्लम होता है उनको क्योर करने में भी मदद करता है। और ऑल्सो जो आई हेल्थ है, अपने आंखों की हेल्थ के लिए भी ये सही रहता है। और साथ में हमने पढ़ा जो लीवर का से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उनमें ये काफ़ी मददगार होता है। तो ये हुए आपके जो डैंडेलियन हो गया उनके बेनिफिट। अभी हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल वैल्यू ऑफ वीड्स। हमने इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे स्लाइड में थे उनसे हटके भी हमने 2 पढ़े, आपको ध्यान में रखना है उनके एग्जांपल्स। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करें टी क्वालिटी, यानी कि आपकी चाय की क्वालिटी है वो इम्पेयर्ड बाय द एग्नेटिया इंडिका। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आज मैंने सारा वीड का वही कंटेंट उठाया है जो कि एग्जाम्स में आ चुका है। तो हम बात करते हैं एग्नेटिया इंडिका। अगर आपकी जो चाय के जो बागान होते हैं अगर उनमें ये जो एग्नेटिया इंडिका जो वीड अगर आ जाए तो उसकी वजह से जो चाय की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए टी क्वालिटी इम्पेयर करने के लिए जिम्मेदार है आपका एग्नेटिया इंडिका। आपको एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, आपको याद करना है, आप साथ साथ में इधर ही याद कर लीजिए। फिर अगर बात करें रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ शुगर केन, यानी कि आपके जो गन्ना है, गन्ने की जो क्वालिटी रिड्यूस होती है, जो गन्ने की जूस की मान लो या फिर शुगर केन की जो क्वालिटी रिड्यूस होती है उसके लिए है वो है 2 वीड जिम्मेदार है, एक एग्नेटिया इंडिका है, एक स्ट्राइगा ल्यूट्यूरा है। ये तो आपके इतनी बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में, जिसका मतलब हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता आया है कि स्ट्राइगा जो ल्यूट्यूरा है और एग्नेटिया इंडिका जो इम्पेयर करते हैं क्वालिटी वो शुगर केन में करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर हम बात करें चिकोरी,
जिसको काइकोरियम इंटाइबस बोल देते हैं, काइकोरियम इंटाइबस। इसकी जो रूट होती है वो यूज्ड होती है फॉर फ्लेवरिंग कॉफ़ी पाउडर। ये भी आपका एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वीड है जिसकी जो रूट है वो हमारे जो कॉफ़ी है उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज़ करी जाती है। तो बच्चों वो पौधा है आपका चिकोरी, जिसका साइंटिफिक नेम है काइकोरियम इंटाइबस। इसकी जो रूट्स है उससे क्या होता है, कॉफ़ी पाउडर है उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज़ करी जाती है। ये आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये आपका जो चिकोरी का प्लांट है, ये चिकोरी की रूट्स है, इनको ऐड कर दिया जाता है कॉफ़ी पाउडर में फ्लेवर ऐड करने के लिए, एक एरोमा ऐड करने के लिए। फिर बात करें थैचिंग पर्पज वीड कौन से, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा गया कि थैचिंग पर्पज वीड कौन से हैं, तो वो आपका इम्पेराटा सिलेंड्रिका एंड मुंजा। तो आपको सारे जो एग्जाम्पल है आपको बिल्कुल एस्टीज याद करने हैं। फिर हम बात करते हैं सोइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन रिलेटेड टू वीट, यानी कि पर्टिकुलर वीड है उसको जैसे कौन से वाले सॉइल में या कौन से वाले क्लाइमेटिक कंडीशन में वो कौन सा वीड है वो डोमिनेंट रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रॉट कंडीशन। ड्रॉट कंडीशन जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं राजस्थान, जहाँ पे खास करके सूखा पड़ता है, या फिर हम बोल सकते हैं जहाँ पे डेजर्ट एरिया ज़्यादा है, या फिर वहाँ पे बारिश की जो रेगुलरिटी है वो कम है, इरेगुलर बारिश होती है। तो जो ड्रॉट कंडीशन की बात करें तो जो इम्पेराटा सिलेंड्रिका जो वीड है और जो एग्रोपायरन रिपेंस जो वीड है बच्चों, वो किसके वीड है, वो वीड है आपके ड्रॉट कंडीशन के। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो इम्पेराटा सिलेंड्रिका और एग्रोपायरन रिपेंस है वो किसके वीड है, वो है ड्रॉट कंडीशन, यानी कि इनका जो ये वाले जो वीड है इनके लिए जो सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ड्रॉट है। फिर दूसरा बात करें वाटर लॉक्ड सॉइल। वाटर लॉक्ड सोइल यानी कि ऐसे सोइल जहाँ पे जो पानी है वो उसकी लॉगिंग हो गई है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है, वहाँ पे पर्कोलेशन पानी का अच्छे से नहीं है, एक दलदली ज़मीन जिसको हम बोलते हैं, वो वाटर लॉक्ड कंडीशन, उसका जो वीड है वो है टाइफा स्पीसीज। और टाइफा स्पीसीज किस तरीके की दिखती है वो मैंने आपको फोटो यहाँ पे ऐड कर दी है। और ये फोटो मेरा ऐड करने का सिंपल सा रीज़न है क्योंकि जो टाइफा स्पीसीज है उस पर हमेशा क्वेश्चन इस पर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया एग्जाम्स में कि वाटर लॉक्ड जो सोइल है या फिर जो वाटर लॉक्ड कंडीशन है वहाँ पे कौन सी जो आपकी वीट की स्पीसीज है वो डोमिनेंट है। तो बच्चों वो है आपका नो डाउट टाइफा स्पीसीज ही वहाँ पे आंसर आएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज्ड मत होना। अगर वाटर लॉक्ड सोइल की बात करें तो टाइफा स्पीसीज, ये है आपका टाइफा स्पीसीज का फोटो। फिर हम बात करें एग्रोपायरन रिपेंस और वाइल्ड कैरेट। वाइल्ड कैरेट यानी कि जंगली जो गाजर हुआ या फिर एग्रोपायरन रिपेंस हुआ, ये डिप्लीटेड एंड इरोडेड सोइल, यानी जो सोइल डिप्लीट हो रही है, इरोड हो रही है, वहाँ पे ये वाला मिलता है। फिर हम बात करें ह्यूमिड ट्रॉपिक्स की। जो आपका ह्यूमिड ट्रॉपिक है वापस से साइप्रस स्पीसीज है, मैंने इसको यहाँ पे वापस से हाईलाइट इसलिए किया है, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि जो साइप्रस स्पीसीज है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वीड है और वो हर जगह देखने को मिलता है। ये ऑलमोस्ट 52 क्रॉप्स को अफेक्ट करता है, जिसमें हमने सबसे पहले राइस के बारे में पढ़ा था। तो अब राइस है तो ऑफकोर्स की बात है, राइस को हम कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक जहाँ पे वाटर का लेवल अच्छा खासा हो, जहाँ पे हमने पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो। तो यहाँ से यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि जो ह्यूमिड ट्रॉपिक्स यानी आर्द्रता वाली जगह है वहाँ पे जो आपका साइप्रस स्पीसीज है उसका जो कंटामिनेशन है वो ज़्यादा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सूटेबल कंडीशन साइप्रस के लिए ह्यूमिड ट्रॉपिक्स है। फिर हम बात करते हैं जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट के लिए तो आपको सबको पता है ओपुंशिया ही एग्जाम्पल जाएगा। ओपुंशिया यानी कि नागफनी, जीरोफाइट यानी कि वो प्लांट जो विदाउट वाटर रहते हैं या जो डेजर्ट एरिया वाले प्लांट जिनको हम बोलते हैं, जिनको मॉइस्चर और पानी का इतना नीड नहीं होता, तो ओपुंशिया आपके आगे इसमें यहाँ पे नागफनी। तो यहाँ पे भी मैंने आपको सब वन लाइनर जो मेन एग्जाम्पल्स थे जो वीट के एग्जाम से पूछे जाते हैं, मैंने आपको उसको यहाँ पे बता दिए जो मेन आप इनको एज इट इज़ आप ऐसे कैसे याद कर लेना, आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। अब हम बात करते हैं अलीलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीड्स। सबसे पहले हम देखते हैं अलीलोपैथी होती क्या है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट दैट वन प्लांट हैज़ अनदर थ्रू प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड। जैसे सपोज करो दो प्लांट है, कोई भी दो प्लांट हो सकते हैं, तो अगर कोई जो अपना एक प्लांट अपना फर्स्ट प्लांट है, एक अपना सेकंड प्लांट है, जो अपना फर्स्ट प्लांट है उसकी जड़ों से कुछ इस तरीके के केमिकल कंपाउंड निकल रहे हैं जो इनडायरेक्ट हो या फिर डायरेक्ट हो, वो अफेक्ट कर रहे हैं जो अनदर प्लांट है, या फिर उसका बोल सकते हैं हम जो नेबर वाला प्लांट है।
तो कुछ इस तरीके के जो सिक्रेशन होता है केमिकल कंपाउंड्स के एक प्लांट से जो अफेक्ट करते हैं बैडली दूसरे प्लांट को, वही होता है आपका अलीलोपैथी, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से हो या फिर हो वो इनडायरेक्ट तरीके से एक प्लांट का दूसरे प्लांट पर थ्रू प्रोडक्शन ऑफ सम केमिकल कंपाउंड्स। जैसे कि आप ये जो इमेज है इसमें देख लो, जंगली पालक अफेक्ट द वीट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलप। ये यहाँ पे जंगली पालक है, ये यहाँ पे वीट लगा हुआ है। तो अलीलोपैथी में क्या करता है, जो जंगली पालक है उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो रूट्स हैं, वो कुछ इस तरीके के केमिकल कंपाउंड सिक्रेट करती है जो कि टॉक्सिक्स होते हैं, और उन केमिकल कंपाउंड के सिक्रेशन की वजह से जो अपना अनदर जो अपना मेन क्रॉप होती है उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, प्लस उसका क्या अफेक्ट होता है, डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। इसी को क्या बोला जाता है, अलीलोपैथी, यानी एक पौधे का हार्मफुल इफेक्ट कौन से दूसरे वाले या नेबरिंग प्लांट के ऊपर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने जंगली पालक और वीट का दिया है, तो आप जो अलीलोपैथी है वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब बात करें हम धतूरा की। अब हमने वापस से कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको बार बार बोलती आ रही हूँ। अगर वीड की बात करें तो वीड में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ही है धतूरा। आपने सबने सुना होगा, जो धतूरा जो प्लांट है उसका जो अलीलोपैथिक इफेक्ट है वो किस पे होता है बच्चों, वो होता है सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी पर। सिलोशिया अर्जेंटिया की बात करें तो इसका जो अलीलोपैथिक इफेक्ट होता है बच्चों वो किस पे होता है, वो होता है आपकी बाजरा क्रॉप पर। जो सिलोशिया का है वो बाजरा क्रॉप पे होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है कि बाजरा पे जो अलीलोपैथिक इफेक्ट होता है वो किसका होता है, वो सिलोशिया का होता है। फिर जो आर्जिमोन मैक्सिकाना है वो किस पे होता है, वीट पे। फिर हम बात करें साइप्रस एस्कुलेंटस, वो होता है मेज एंड ग्राउंडनट पे। ट्रैंथेमा सोरगम पे। ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया, आप इनको पढ़ लेना कि अलीलोपैथिक इफेक्ट किस तरीके से कैसे क्रॉप पे होते हैं। और अलीलोपैथी की जो कंप्लीट स्टडी है, हम जब अपना अलीलोपैथी जो वीड के कुछ नेक्स्ट लेक्चर में जब हम अलीलोपैथी पे चलेंगे, वहाँ पे हम अलीलोपैथी को पूरा अच्छे तरीके से रीड करेंगे कि अलीलोपैथी क्या है, उसके कितने टाइप हैं, या फिर कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स हैं। जो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको मेन एग्जाम्पल बताए हैं अभी जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब बात करेंगे क्रॉप और क्रिटिकल पीरियड की, यानी कि ये आपने सबने पढ़ा होगा या फिर कहीं सुना होगा कि जब हम क्रॉप को सो करते हैं या हम कोई भी प्लांट को ग्रो करते हैं तो जो फर्स्ट 35 डेज होते हैं वो क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस वक्त जो अपना फसल है या हमारी जो क्रॉप है वो छोटी होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो वाला वक्त होता है जब सीडलिंग्स तैयार हो रहे होते हैं या फिर क्रॉप है हल्का हल्का ग्रोथ कर रही होती है। उस वक्त क्या होता है, क्रॉप और वीड का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस टाइम हम क्रॉप लगाते हैं उसी टाइम क्या है, वीड ग्रो हो जाते हैं। वीड ग्रो होने की वजह से क्या होते हैं, वीड बहुत ही हार्डी नेचर के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको वीड के कुछ बता दूं कि वीड का जो क्या क्या है। जो वीड्स है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं बहुत ही ढीठ प्लांट होता है, बहुत ही जिद्दी प्लांट होता है। वो हर चीज़ के लिए हमारी जो क्रॉप है उसके साथ कंपटीशन करता है, वो चाहे फिर न्यूट्रिएंट हो या फिर स्पेस हो या फिर लाइट हो या फिर वाटर हो, मॉइस्चर हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। जहाँ पर अगर आप हमारी क्रॉप की बात करें, जैसे हम अगर क्रॉप की बात करें, क्रॉप को हमने इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया, क्रॉप के लिए हमने हर सूटेबल कंडीशन है वहाँ पे मेंटेन करी है, फिर भी जो हमारी क्रॉप है बहुत धीरे धीरे ग्रो होती है। यानी कि हमको अगर अपनी क्रॉप लेनी है तो उस पर प्रॉपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम वीड की बात करें तो वीड है, उनको हम जैसे मैंने बताया कि वो ढीठ प्लांट है, उनको किसी भी तरीके की ऐसा ज़रूरत नहीं है कि उनको हमने बहुत अच्छे से लैंड तैयार कर रहे हैं या उनका हम सीड वहाँ पे डाल रहे हैं तो ही वीड उगेंगे, या फिर वहाँ पे हम कोई भी ऐसा सूटेबल कंडीशन बना रहे हैं जो कि वीड की ग्रोथ के लिए ग्रोथ को सपोर्ट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है, जो वीड होते हैं वो वीड है हर चीज़ के लिए अपनी क्रॉप के साथ कंपटीशन करते हैं, जिससे अपना क्रॉप की ग्रोथ और अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, यील्ड सब बहुत ज़्यादा उस पर नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए स्टार्टिंग के कुछ क्रिटिकल पीरियड हमको पढ़ने होते हैं कि हर क्रॉप के इन्होंने क्या कर रहा है, क्रिटिकल पीरियड निर्धारित कर दिया। जैसे कि मान लो कि हम बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट सीडेड राइस की, तो सपोज करो अगर हम DSR उगा रहे हैं तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है क्रिटिकल पीरियड
तो 15 से 45 दिन। इसका मतलब है कि अगर हम DSR उगा रहे हैं तो 15 से 45 दिन तक हमको उस जो चावल जो हमने उगाया उसका खास ध्यान रखना है, प्लस वहाँ पे कोई वीड ना आ पाए इसका हमको खास ध्यान रखना है। यानी कि अप टू 45 डेज तक यहाँ पे हमको हमारी जो चावल की क्रॉप है उसको वीड से बचाना है। तो ये होता है क्रिटिकल पीरियड, यानी आपकी जो क्रॉप है कितने दिनों तक उसका क्रिटिकल पीरियड उस है। तो बात करें हम DSR, तो DSR में 15 से 45 डेज। बच्चों यहाँ पे 15 टू 45 डेज इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बात करा था DSR में हम नर्सरी तैयार नहीं करते हैं, हम DSR में डायरेक्ट सोइंग करते हैं। उसकी वजह से जो है यहाँ पे फिर उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था क्योंकि जो डायरेक्ट सीडेड राइस है वहाँ पे जो वीड की वजह से अपनी जो अपना जो यील्ड है वो 70 से 80% या परसेंटेज तक रिड्यूस होती है। तो इस वजह से जो स्टार्टिंग के 45 डेज है वो हमको वीड फ्री रखने हैं। हमको ये प्रॉपर ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से जो वीड का अटैक है वो हमारे चावलों पर ना हो पाए और हम अच्छे से जो कि प्रोडक्शन और अपना यील्ड ले पाएँ। फिर हम बात करें ट्रांसप्लांटेड राइस की, तो जो ट्रांसप्लांटेड राइस का है वो 30 टू 45 डेज है। तो यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे 15 थे, यहाँ पे 15 दिन एक्स्ट्रा हो गए। वो इसलिए हो गए बच्चों क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग राइस में हम क्या करते हैं, हम नर्सरी तैयार करते हैं। और जब बात कर नर्सरी, तो नर्सरी करीबन 1 महीने की होती है, 25 टू 30 डेज। वैसे अप टू हम 30 डेज तक मान के चलते कि हाँ इतने में नर्सरी तैयार हो जाती है। जब हम चावलों की नर्सरी तैयार करते हैं तो हम ऑलरेडी उन चावलों को उतना केयर के साथ रखते हैं, उतना अच्छे से रखते हैं उनको कि वहाँ पे वीड जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते। हमें यूँ बोल सकते हैं कि नर्सरी के दौरान हम ऑलरेडी चावल जो अपने जो छोटे छोटे बूटे हैं उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं कि वहाँ पे वीड आ ही नहीं सकता। तो जब तक नर्सरी तैयार हो रही है तो वो 30 दिन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जैसे ही फील्ड में हमने सोइंग करी, फील्ड में उन बूटों को लगाया, यानी कि अराउंड 30 डेज पर, तो 30 से 45 डेज यानी कि हमको 15 दिन है वो हमको ध्यान रखना है। इस वजह से जो आपके जो ट्रांसप्लांटिंग राइस की हम बात करेंगे तो वो आपका क्राइटेरिया है वो 30 टू 45 डेज हो गया। आप समझ पा रहे होंगे कि DSR में 15 से 45 क्यों था और जो आपका ट्रांसप्लांटेड राइस है उसमें 30 टू 45 डेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नर्सरी आ गई। फिर हम वीट की बात करें तो वीट अगेन 30 टू 45 डेज है, सेम है, डेटा आपको याद रखना है। अरहर की बात करें तो अरहर 15 से 60 है, क्योंकि जो अरहर की क्रॉप होती है और कॉटन की क्रॉप होती है दोनों में क्या है 15 टू 60। इनमें ना ज़्यादा दिनों तक वीड का प्रॉब्लम रहता है अरहर कॉटन में। तो 15 से 60 यानी 60 दिनों तक अप टू 60 डेज तक हमको ना जो फील्ड है वो वीड फ्री रखना है और प्रॉपर जो मैनेजमेंट और केयर के साथ हमको अपने प्लांट किया है वो हमको केयर करनी है, ध्यान रखना है ताकि वीड ना आ पाए। अब साथ में बच्चों अरहर और कॉटन के लिए एक खास बात ये है कि दोनों की दोनों डीप रूटेड क्रॉप है। आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है, डीप रूटेड क्रॉप। अगर पूछे कि डीप रूटेड क्रॉप वो होती है जिनकी जो जड़ें हैं वो करीबन ज़मीन में चली जाती है अप टू 30 सेंटीमीटर तक, यानी कि वो हम बोल सकते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर तक जिनकी जड़ें अंदर की तरफ चल गई है उनको बोलते हैं डीप रूटेड। हमें 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहले होती है शैलो रूटेड, अब ये भी यहाँ पे नोट कर लेना। सबसे पहले कौन सी होती है, शैलो रूटेड। दूसरा होता है मीडियम रूटेड, थर्ड होता है डीप रूटेड। अगर हम शैलो रूटेड यानी जिनकी जड़ें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती, हम बोलते हैं जिनकी जड़ें क्या है उथली है। शैलो रूटेड की बात करें तो इसका होता है 10 सेंटीमीटर तक, यानी कि इसकी जड़ें कितनी जाती है बच्चों अंदर, अराउंड 10 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें मीडियम डीप रूटेड की तो इसका होता है 15 से 20 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें डीप रूटेड की तो ये होता है 25 टू 30 सेंटीमीटर, यानी कि डीप रूटेड में जड़ें हैं वो 25 से 30 सेंटीमीटर तक अंदर जाती है, मीडियम में 15 से 20 सेंटीमीटर तक अंदर जाती है और शैलो में 10 सेंटीमीटर तक जाती है। ये जो क्लासिफिकेशन है क्रीडा ने दिया हुआ है और ये भी एग्जाम्स में पूछते हैं कि शैलो रूटेड की जड़ें कहाँ तक जाती है, मीडियम की कहाँ तक जाती है और डीप रूटेड की कहाँ तक जाती है। अब हम बात कर रहे थे राइस की और वीट की। तो बच्चों जो आपका राइस है वो जो आता है शैलो रूटेड की कैटेगरी में, यानी जिसकी जड़ें बहुत अंदर तक गहराई तक नहीं जाती। पर हम अरहर और कॉटन की बात करें तो बच्चों ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल है वो किसके हैं, वो डीप रूटेड के हैं। या फिर अरहर को हम मीडियम रूटेड में भी रख सकते हैं और जो मेज है वो आता है आपका एग्जाम्पल है मीडियम रूटेड। कॉटन आपका जाएगा डीप रूटेड में। तो आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे चीज़ें कि कौन सा मीडियम रूटेड का है और कौन सा एग्जाम्पल है डीप रूटेड का।
ये हो गए हमारे क्रिटिकल पीरियड, यानी कितने दिनों तक अपना जो वीड का अपना जो फील्ड है वो वीड फ्री रखना है। फिर हम पढ़ते हैं साइप्रस रोटंडस, जिसको कि नट ग्रास बोलते हैं, जो कि एक तरीके का क्या है बच्चों, जो कि एक तरीके का सेज है। ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं कि साइप्रस रोटंडस, नट ग्रास किसको बोलते हैं, साइप्रस रोटंडस को नट ग्रास बोलते हैं। साइप्रस रोटंडस आपको देखना है तो आपको पीछे इमेज में दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे साइप्रस रोटंडस की जो इमेज लगाई है, और इसको क्या बोलते हैं, साइप्रस रोटंडस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वीड का जो टाइटल मिला हुआ है वो कौन से वाले वीड को मिला हुआ है स्टूडेंट्स, वो मिला हुआ है आपके साइप्रस रोटंडस को। ये एक एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड कौन सा है, वो है आपका साइप्रस रोटंडस। अगर हम साइप्रस रोटंडस को मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड क्यों कहा गया है, या फिर सबसे मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का डेंजरस वीड क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम क्रॉप वाइज बात करें, चाहे फसलों के अकॉर्डिंग, क्रॉप के अकॉर्डिंग बात कर लो या फिर कंट्री के अकॉर्डिंग बात कर लो, सबसे ज़्यादा जो क्रॉप को अफेक्ट करता है वो आपका साइप्रस रोटंडस जो वीड है वो करता है ऑलमोस्ट कितनी 52 क्रॉप्स को, यानी कि जो कितनी क्रॉप को अफेक्ट करता है साइप्रस 52 क्रॉप्स को। और अगर हम बात करें कंट्री वाइज तो ये कितने देशों में फैला हुआ है बच्चों, ये फैला हुआ है आपका 92 कंट्रीज़ में। इस वजह से जो साइप्रस रोटंडस है उस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्रॉप वाइज देख लो फर्स्ट नंबर पे है, कंट्री वाइज देख लो 92 देशों में फैला हुआ है, तो इस वजह से हमको साइप्रस रोटंडस है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फिर हमको देखना कि साइप्रस रोटंडस को क्या बोला जाता है, नट ग्रास बोला जाता है, और इसका जो वैसे ये कौन सी कैटेगरी में आता है, सेज की कैटेगरी में आता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना साइप्रस रोटंडस क्या है, सेज है। और लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा भी गया था एमएससी एंट्रेंस में, जो जीआरएफ का एग्जाम है एग्रोनॉमी का, कि जो साइप्रस रोटंडस है वो क्या है, वो एक तरीके का आपका सेज है। ये आपकी इमेज है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे साइप्रस रोटंडस को। और जो साइप्रस है काफ़ी क्रॉप्स में प्रॉब्लम करता है, ऑलमोस्ट 52 क्रॉप्स में। फिर हम बात करते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन की। अगर हम बात सबसे पहले हम देखें कि कंपटीशन क्या होता है। कंपटीशन स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल के लिए यानी कि आपके जीवित रहने के लिए, और एग्जिस्टेंस यानी कि बने रहने के लिए, जीवित रहने के लिए और बने रहने के लिए इस फेयर में जो स्ट्रगल होता है वो कहलाता है आपका कंपटीशन। अभी क्रॉप वीड में कंपटीशन कैसा होता है कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, जो क्रॉप है और वीड है उनमें कंपटीशन होता है किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, मॉइस्चर के लिए, लाइट के लिए और स्पेस के लिए। चार जो मेजर है वो ये है कि जो क्रॉप वीड में कंपटीशन होता है किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, मॉइस्चर यानी पानी के लिए, लाइट यानी कि प्रकाश के लिए, स्पेस यानी कि जगह के लिए। वीड यूजुअली एक्यूमुलेट्स न्यूट्रिएंट रिलेटिवली लार्जर अमाउंट। मैंने पहले जैसे आपको बताया था कि जो वीड्स होते हैं, खरपतवार इतने ढीठ होते हैं, हर चीज़ में वो आगे रहते हैं, चाहे वो स्पेस हो, क्रॉप की स्पेस ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट हो तो जितना एफिशिएंटली अपना जो क्रॉप है वो न्यूट्रिएंट्स यूज़ नहीं कर सकता, कि उससे ज़्यादा एफिशिएंटली जो न्यूट्रिएंट है वो कौन यूज़ करता है बच्चों, वो यूज़ करते हैं वीड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीड यूजुअली एक्यूमुलेट्स न्यूट्रिएंट रिलेटिवली लार्जर अमाउंट। जैसे भी यहाँ पे एक मैंने ना फोटो डाली है, आप देख लो, जैसे कि ये अपना क्रॉप प्लांट है, ग्रीन वाला और रेड वाला सपोज करो वीड है, तो क्रॉप प्लांट और वीड किस किस के लिए कंपटीशन करते हैं। यहाँ पे जैसे लाइट के लिए कंपटीशन कर रहा है, CO2 के लिए यानी कि जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए कर रहा है, स्पेस के लिए कर रहा है, मॉइस्चर के लिए कर रहा है, साथ में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है दिख रहे हैं यहाँ पे, माइक्रो न्यूट्रिएंट में मैक्रो भी आ गए, माइक्रो भी आ गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए कर रहा है, ऑक्सीजन के लिए कर रहा है। तो बिल्कुल इसके जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसी के साथ में वो बढ़ता है, उनके बिल्कुल उसके पैरेलल चलता है, लेकिन अपनी क्रॉप है उस पर बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है, क्योंकि सारे के सारी ना ये चीज़ें उसका जो एक्यूमुलेशन है ज़्यादा करता है, ज़्यादा यूज़ करता है उनको, तो अपनी फिर जो अपना जो मेन क्रॉप है उसकी जो ग्रोथ है और यील्ड है वो क्या बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट होती है। तो ये हो गया आपका क्रॉप वीड कंपटीशन, यानी कि अपने क्रॉप प्लांट का कंपटीशन किसके साथ, वीड यानी खरपतवारों के साथ। फिर हम बात करें आइकन क्लोवा क्रुसगेली। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आया हुआ है कि जो आइकन क्लोवा क्रुसगेली जो कि एक इम्पॉर्टेंट वीड है किसका, राइस का, यानी कि आपके चावलों का, अगर उसका और जो राइस है और आइकन क्लोवा का अगर कंपैरिजन करा जाए तो जो नाइट्रोजन का अपटेक है वो कौन ज़्यादा करता है, वो आइकन क्लोवा करता है। फिर दूसरा है C4 वीड मोर इफेक्टिवली यूटिलाइज CO2 देन C3 टाइप ऑफ क्रॉप। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो अपनी ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती है, जो भी अपनी एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स है वो C3 होती है, जिनमें C3 मैकेनिज्म पाई जाती है।
और जो वीड होते हैं उनमें C4 मैकेनिज्म पाई जाती है। हम C3 और C4 का जो अपना डिटेल स्टडी हम जो अपने आगे वाले लेक्चर्स हैं उनमें करेंगे। तो जो वीड्स होते हैं वो C4 नेचर के होते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में आया पूछा हुआ है कि जो वीड्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो आपके C4 प्लांट होते हैं। तो ये जो C4 प्लांट होने की वजह से ये जो एफिशिएंटली है ना कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं देन C3 टाइप ऑफ क्रॉप, क्योंकि अपना जो क्रॉप्स है, अपनी जो क्रॉप्स है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो है C3 टाइप के। ये हम आपको बाद में बताएंगे हम आपको। अब बात करें हम नोट की, फर्स्ट 35 डेज शुड बी वीड फ्री फॉर ऑप्टिमम यील्ड। अगर हम एक स्टैंडर्ड डेटा लेके चले, जैसे अभी हमने पढ़ा था 15 से 30, वो हमने स्पेसिफिक डेटा पढ़ा था, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड डेटा लेके चले कि कितने जो दिन है वो वीड फ्री होने चाहिए क्रॉप की ग्रोथ के लिए, तो जो स्टार्टिंग के 35 डेज शुड बी वीड फ्री फ्रॉम द ऑप्टिमम यील्ड, यानी कि आपको ध्यान में रखना कि स्टार्टिंग की जो 35 दिन है वो वीड फ्री होने चाहिए। तो आपको जो क्रॉप वीड का जो कंपटीशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किन चीज़ के लिए इनमें कंपटीशन होता है। मतलब ये जो लाइट है, CO2 है, मॉइस्चर है, वाटर है, स्पेस है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, और एफिशिएंटली यूटिलाइज कौन करता है, उनको वीड करते हैं। वीड करते हैं तो सिंपल सी बात, अपनी क्रॉप कर नहीं पाएगी, जिसकी वजह से उतना अपना यील्ड हमको नहीं मिलेगी, अपना प्रोडक्शन अफेक्ट होएगा। अब इफेक्ट ऑफ वीड कंपटीशन ऑन ग्रोथ एंड यील्ड। अगर वीड कंपटीशन करेंगे, जैसे कि क्रॉप और वीड में कंपटीशन होगा, तो उससे जो मेजर जो क्या प्रॉब्लम होगी, सबसे तो रिड्यूस्ड यील्ड। जो अपनी मेन क्रॉप है, जैसे हमने चाहे गेहूं मान लो, चावल मान लो, सरसों मान लो, कोई भी उसकी यील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी बात करेंगे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जो अपनी मेन क्रॉप है उसमें क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट है वो कौन वहाँ से जो मतलब अपना जो वीड है वो यूज़ कर लेगा, तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाएगी, वहाँ पे यील्ड है वो उपज है वो कम हो जाएगी। मोर पेस्ट एंड डिजीज इंसिडेंस, जो पेस्ट और डिजीज है, क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो ऑल्सो क्या करते हैं, जो भी आपकी बीमारियां हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो पेस्ट अटैक है, उनको वो एक तरीके का हार्बर करते हैं, उनको नरिश करते हैं। हार्बर और नरिश करने की वजह से वो एक, हम अगर हिंदी में बोले तो हम वो एक उनको ना वहाँ पे पनपने का स्थान देते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप भी बहुत मतलब प्रॉब्लम में आ जाती है, बैडली क्रॉप हमारी अफेक्ट होती है, क्योंकि डिजीज़ और पेस्ट का जो अटैक है वो भी वीड की वजह से ज़्यादा होता है। तो ये वाला भी मेन प्रॉब्लम है। तो फोर्थ है रिड्यूस्ड वाटर यूज्ड बाय द क्रॉप। अपना जो क्रॉप है वो पूरा का पूरा जो पानी है वो भी एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाएगी, पानी यूज़ नहीं कर पाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर टिलर्स की बात करें, टिलर्स नहीं बनेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट नहीं होगी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे नेगेटिव इफेक्ट होएगा। तो क्रॉप को प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके चार जो मेन पॉइंट है आपकी ग्रोथ और यील्ड पे वीड से होने वाले जो नुकसान है वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अब बात करें क्रॉप वीड एसोसिएशन की। क्रॉप वीड एसोसिएशन, ये मतलब इसमें हमको पढ़ना है कि कौन सी वाली क्रॉप के साथ जो कौन से वीड है वो एसोसिएट है, यानी कि जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं बार बार बताते आ रही हूँ कि सबसे पहले अगर हम बात करें राइस की, तो राइस की हमने पहले ही पढ़ा कि राइस में जो अगर इसकी बात करें आइकनक्लोवा स्पीसीज, जिसको हम वाइल्ड राइस भी बोलते हैं, ये किसका वीड है बच्चों? ये वीड है राइस का, यानी कि चावलों का। फिर बात करते हैं फेलरिस माइनर, फिर चिनोपोडियम। चिनोपोडियम एक क्या है? रबी वीड है। ये पूछा जा चुका है कि चिनोपोडियम कौन सा वीड है? चिनोपोडियम रबी वीड है। सिंपल सी बात है, वीड में आ रहा है तो वीड रबी होगा, लेकिन पूछा हुआ है। अब बात कर रहे हैं फेलरिस माइनर की, वो किससे जुड़ा हुआ है? एसोसिएटेड किससे है? वीड से। तो आपको ध्यान में रखना, कई बार ऐसे मैच वाले क्वेश्चनों में पूछ लेते हैं कि मैच करो कि कौन सी क्रॉप के साथ कौन सा वीड है वो एसोसिएट है, इसलिए मैंने ये टेबल आपकी बनाई है। और अगर फेलरिस माइनर की बात करें तो जिसको गुल्ली डंडा बोला जाता है और गेहूं का मामा बोला जाता है। फेलरिस माइनर जो वीड है वो किसका कौन सा वीड कहलाता है? वो मिमिक्री वीड कहलाता है। किसका? मिमिक्री वीड ऑफ वीट। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि गेहूं का मिमिक्री वीड कौन सा है, तो फेलरिस माइनर मिमिक्री वीड है। अगर पूछे गेहूं का ऑब्जेक्शनल वीड कौन सा है, तो ऑब्जेक्शनल वीड है हिरणखुरी, कॉन्वोलस अर्वेंसिस, आपको याद होगा। फिर बात करें बारले की, बारले में भी ऑल्सो फेलरिस माइनर, क्योंकि फेलरिस माइनर
जो गेहूं और बार्ले का एक ही सीज़न है, दोनों का दोनों रबी सीज़न में लगते हैं, तो जो दोनों की मॉर्फोलॉजिकली भी दोनों बहुत सेम है। तो फेलरिस माइनर वीट में भी है और बार्लिक से भी एसोसिएट है। फिर बात करें सोरगम, तो सोरगम में स्ट्राइगा स्पीसीज है। आपको याद होगी, हमने लास्ट में पढ़ा था जो स्ट्राइगा स्पीसीज है वो सोरगम और शुगर केन में होती है। फिर शुगर केन वापस आ गया, शुगर केन में भी कौन सा जो एसोसिएटेड वीड है वो आपका स्ट्राइगा है। फिर टबैको की बात करें, टोबैको से कौन सा स्ट्राइगा, ओरेबेंके स्पीसीज, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, टोटल रूट पैरासाइट बोलते हैं ओरेबेंके की। ओरेबेंके ज़्यादा कहाँ पे होता है बच्चों, ओरेबेंके ज़्यादा होता है सोलेनेसी क्रॉप में, टोबैको में, इनमें ज़्यादा होता है और इसको बोलते हैं टोटल रूट पैरासाइट। तो स्ट्राइगा आपको याद होगा, इनका जो ट्रिक है वो आपको सबको पता होगा, क्लोज करके है, CLOSE। स्ट्राइगा हो गया आपका, ओरोबेंके हो गया। और ये दोनों की जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है वो फेलरिस माइनर की है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वीट के जैसा दिखता है। अगर वीट में हमने वीट की फसल लगाई हुई है और वहाँ पे अगर फेलरिस माइनर वीड आ चुका है, फेलरिस माइनर जिसको हम गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा वीड बोलते हैं, अगर ये वीड आ चुका है तो आप एग्जैक्टली पहचान ही नहीं कर सकते कि कौन सा फेलरिस माइनर वीड है, कौन सा अपना जो है गेहूं का प्लांट है। सिर्फ इसमें कई बार पूछते भी है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मतलब जिससे आप पहचान कर सकते हो कि ये अपना प्लांट है गेहूँ का है या फिर ये अपना फेलरिस माइनर वीड है। तो जो दो करके जो ऑरिकल्स और लिग्यूल्स होते हैं उनकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा फेलरिस माइनर है और कौन सा वीड है। और जो ये वाली जो इमेज है वो है आइकिनक्लोवा स्पीसीज। आइकिनक्लोवा स्पीसीज मतलब वापस हमने पढ़ा था जो कि चावलों से एसोसिएटेड वीड है। ये आपका फेलरिस माइनर है और ये आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे, ये है आइकिनक्लोवा जो कि राइस में लग जाता है। ये वाला जो स्पीसीज है उसका यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ दिया हुआ है।